वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन CSS अप्लाइड मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हायर ऑर्डर इक्वेशंस को डिस्कस किया था, लेकिन सिर्फ उसका होमोजीनियस पार्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसका नॉन होमोजीनियस पार्ट डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। शुरू करते हैं एक छोटे से रिकैप से। हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो तो इसका सोल्यूशन होगा ऑफ दिस फॉर्म, और उस फॉर्म के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, एक YC होगा और एक YP होगा। जो YC है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहते हैं, जो कि इसके होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन है, और जो YP है उसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, जो कि इसके नॉन होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम YP को निकालना सीखेंगे यूजिंग दिस मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। लेकिन उससे पहले कि हम ये मेथड सीखें, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम इस मेथड को यूज़ कब करेंगे। तमाम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस इस मेथड से सॉल्व नहीं होंगी। इट्स ओनली अ सबसेट ऑफ दिस इक्वेशंस जो कि हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस g ऑफ x। तो अगर ये g ऑफ x है एक कांस्टेंट फंक्शन, अब पोलिनोमियल फंक्शन x टू द पावर ऑफ n, पोलिनोमियल फंक्शंस आप लोगों ने पहले देखे हुए हैं, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ऑफ kx, या फिर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin kx और cos kx। प्लीज़ नोट के tan kx इंक्लूडेड नहीं है, only sin and cos are applicable here. Apart from these four functions, sums and products of these functions are also okay. So x square plus 3 times e to the power of 2x, मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। इसके अंदर x square plus 3 एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एंड वो मल्टीप्लाई हो रहा है e to the power of 2x के साथ। तो हम सम्स और प्रोडक्ट्स को यूज़ करके इन चारों फंक्शंस को किसी तरीके से कंबाइन भी कर सकते हैं, एंड दोज फंक्शंस आर ऑल्सो ओके फॉर दिस मेथड टू बी एप्लीकेबल। ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कब ये मेथड हम नहीं लगा सकते। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन g ऑफ x. So if g of x is a logarithmic function, logs are not okay for this method. A rational function of the form 1 over x to the power of n. So for example we have x to the power of -3. So negative powers का मतलब है कि जो x है with the power itself, it's in the denominator, and those functions are rational functions जिन पर ये method applicable नहीं है। मैंने ये पहले भी मेंशन किया था, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan of x, that is not okay for this method, and also trigonometric inverses, sin inverse, cos inverse, tan inverse. Now that we know कि हम ये मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, let's talk about the idea behind this method. The concept is very simple. हम क्या करेंगे कि first we will see कि g of x की फॉर्म क्या है, and according to the form of g of x हम एक educated guess करेंगे कि yp की फॉर्म किस तरह की होनी चाहिए। Once we have that guess for YP, हम उसको वापस ODE के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, and then we will find the undetermined coefficients. तो जो फॉर्म है YP की, it's going to have some unknowns, and those unknowns are the undetermined coefficients जो कि हम लोगों ने बाद में निकालने हैं। Now let me explain कि g of x की कैसी फॉर्म हो तो हमने YP का guess किस तरह का लेना है। The first one is a constant. So अगर g of x constant हो तो हम yp की फॉर्म को भी एक constant लेंगे, we will just call it k. Next one, if g of x is a polynomial function तो हम yp को भी एक polynomial लेंगे। So if g of x is an nth order polynomial, x to the power of n है, तो yp भी एक nth order polynomial होगा, and you can see every term has a constant attached to it. So x to the power of n के साथ kn लगा हुआ है, x to the power of n-1 के साथ kn-1 लगा हुआ है, and so on, जब तक हम x स्क्वायर और फिर x और फिर n में एक सिंपल कांस्टेंट टर्म जिसके अंदर कोई x नहीं है, उस टर्म की जगह पे k0 आ जाएगा। So for nth order polynomials we will have an nth order polynomial for yp as well. Next one is exponential functions. So if g of x is e to the power of kx, तो हम yp को भी एक exponential function लेंगे with e to the power of kx, लेकिन साथ बाहर कैपिटल के एक constant जो है वो साथ लगा होगा। The last one is trigonometric functions, sin kx और cos kx. So for both of them we will have the same form for yp, sin हो या cos हो, yp को आपने k1 cos kx plus k2 sin kx ही लेना है। प्लीज़ नोट कि जो कैपिटल केस और स्मॉल केस हैं इनमें डिफरेंस है। द कैपिटल केस आर द कॉन्स्टेंट्स इन द फॉर्म ऑफ YP जो कि हम गेस कर रहे हैं, और जो स्मॉल के हैं दीज आर जस्ट द कॉन्स्टेंट्स जो कि हमारे g of x के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। इन हाइंडसाइट आई थिंक जब मैं स्लाइड्स बना रहा था तो मुझे यहाँ पे ABC यूज़ करने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ कैपिटल केस, बट एनीवे आई थिंक दिस इज़ नॉट सो हार्ड टू ग्रास्प। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अभी डॉन्टिंग लग रहा होगा, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट एग्जाम्पल
Example number 1. In this example, we have y double prime plus 4y prime minus 2y is equal to 2x square minus 3x plus 6. First of all, हम क्या करेंगे कि हम इसका yc निकालेंगे and I will just write down yc, and if you're not sure कि ये कहाँ से आ रहा है, you can go ahead and watch the last video. उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक इक्वेशन के होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन हम किस तरह निकालते हैं. Now let's talk about the non-homogeneous part. So this here is g of x, 2x square minus 3x plus 6. और ये क्या है? This is a polynomial and more specifically this is a second order polynomial. तो ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब कि हमारा जो गेस होगा yp के लिए वो भी एक क्वाड्रेटिक होगा. So I will write yp is equal to k2x square plus k1x plus k0, जहाँ पे ये जो k2, k1 और k0 हैं they are the undetermined coefficients जो कि हम लोगों ने बाद में निकालनी है. Once we have these k2, k1 and k0, तो हमारे पास yp का कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा. गेस निकालने के बाद हम इस गेस को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनटू द इक्वेशन. तो इक्वेशन के अंदर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव है. सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. सो द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ yp इज गोइंग टू बी 2k2x प्लस k1. यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ किया है. एंड देन वी विल टेक अनदर डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स k2. ये तीनों एक्सप्रेशंस अब हम वापस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो y डबल प्राइम की जगह पे हम लिख देंगे 2 टाइम्स k2, y प्राइम की जगह पे हम लिख देंगे 2 टाइम्स k2x प्लस k1, और y की जगह पे जो पूरा गेस है विद ऑल 3 टर्म्स वो आ जाएगा. इन द नेक्स्ट स्टेप हम ये सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे. अब मैं एक एक टर्म को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, लेकिन आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि मैंने ये सारी एक्सपेंशन बिल्कुल सही की है. And then in the next step what I have to do is combine all the like terms. तो जितनी भी x square terms हैं उनको अलग कर लेंगे, जितनी भी x terms हैं उनको अलग कर लेंगे, और जितनी भी constant terms हैं जिनके अंदर ना x है और ना x square है उनको भी हम अलग कर लेंगे. So this is the only term जिसके अंदर x square है, तो उसको मैंने सबसे पहले लिख लिया. Now all the terms जिनके अंदर x है उनको मैं combine करके लिख लूँगा. मैंने x को यहाँ पे common ले लिया है and bracket के अंदर सिर्फ जो constants हैं वो आ गए हैं. And then in the end जो ये तीनों टर्म्स हैं these are all constants, तो उनको हम एंड में एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं. The reason I have done this is because I want to compare the left hand side and the right hand side. तो आप देखें कि जो right hand side of the equation है वहाँ पे भी हमारे पास एक x square टर्म है, एक x टर्म है और फिर एक constant टर्म है. तो कंपेयर करते हैं दोनों साइड्स पे. On the left side we have x square term and on the right side we also have an x square term, तो उनके coefficients सेम होने चाहिए. That means minus 2k2 has to be equal to 2. That's our first equation. अब हम x टर्म्स को कंपेयर करते हैं, सो उनके कोएफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए. दैट मीन्स 8k2 minus 2k1 हैज़ टू बी इक्वल टू -3. और अब ये ऑरेंज पार्ट रह गया. दीज 3 टर्म्स ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम राइट साइड पे कॉन्स्टेंट से कंपेयर करेंगे. सो ऑल दीज 3 टर्म्स विल बी इक्वल टू a positive 6. सो दीज आर द 3 इक्वेशंस जिनको अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे and we will find out the values of k2, k1 and k0. The first equation is very easy. The value of k2 is simply -1. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं. आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास k1 की वैल्यू आ जाएगी. मैं ये स्टेप से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये तो सिर्फ बेसिक अलजेब्रा है. और अब यहाँ से k1 और k2 की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में डाल दें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k0. सो आई विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दीज स्टेप्स एंड यू कैन पॉज द वीडियो हियर टू सी कि आप इन स्टेप्स को फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं या नहीं कर सकते. So we have the values of all 3 constants and now we go back to our original guess जो कि हम लोगों ने yp के लिए किया था, और उसके अंदर हम k2, k1 और k0 की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे and this is the final yp. लेकिन ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है. मैं ये याद कराता चलूँ कि जो कंप्लीट सोल्यूशन है इट इज़ ऑफ दिस फॉर्म. उसके अंदर yc भी है और yp भी है. तो जो हमने yc निकाला था उसको और yp जो हमने अभी निकाला है इनको हम ऐड कर देंगे and this is the final solution of this differential equation. So the procedure is very straightforward. इतना मुश्किल नहीं है. हम स्टेप 1 में yp की फॉर्म को गेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि g of x किस तरह का है. उसके बाद हम yp के डेरिवेटिव्स लेते हैं, जो भी डेरिवेटिव्स हमें इक्वेशन में चाहिए हों, और उसको हम ODE के अंदर डाल देते हैं. एंड देन इन स्टेप 3 हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे और हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर दीज अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स. तो सारे स्टेप्स काफ़ी आसान हैं. आई थिंक दी ओनली स्टेप जिसके अंदर मुश्किलात आ सकती हैं दैट्स द फर्स्ट वन, कि जी ऑफ एक्स की फॉर्म देख के हमें वाई को जो है वो गेस करना है, उसकी फॉर्म को गेस करना है. तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं.
हमारे पास काफ़ी सारे जी ऑफ एक्स दिए हुए हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दिस जी ऑफ एक्स हम वाई पी की फॉर्म को गेस करेंगे। इन द फर्स्ट वन वी हैव जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो सिर्फ कांस्टेंट है, इसका मतलब वाई पी को भी एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो मैं उसको सिंपली ए लिख लेता हूँ। मैंने इस बार K1, K2, K3 चूज़ नहीं किया बिकॉज आई थिंक केस विल कॉज सम कन्फ्यूजन। इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव अ पोलिनोमियल एंड स्पेसिफिकली वी हैव अ लिनियर पोलिनोमियल, ठीक है, उसकी डिग्री जो है वो 1 है, x हैज़ अ मैक्सिमम पावर ऑफ 1, तो हम वाई पी को भी एक लिनियर पोलिनोमियल ले लेंगे एंड अ लिनियर पोलिनोमियल लुक्स लाइक दिस, ax प्लस b। सो वी हैव एन x टर्म एंड देन वी हैव अ टर्म जिसके अंदर कोई x नहीं है, अ कांस्टेंट टर्म। इन द थर्ड एग्जाम्पल वी हैव अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वाई पी भी क्वाड्रेटिक आ जाएगा, हमारे पास तीनों टर्म्स होंगी, एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स टर्म और फिर एंड में एक कांस्टेंट टर्म। इन द फोर्थ एग्जाम्पल वी हैव अ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड आई थिंक यू गेट द आइडिया कि अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो वाई पी को भी क्यूबिक होना चाहिए। सो वी हैव दीज 4 टर्म्स एंड प्लीज़ नोट कि ऑल्दो जी ऑफ एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, लेकिन वाई पी के अंदर हमें एक्स स्क्वायर टर्म को ज़रूर डालना है। अगर हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल ले रहे हैं तो हमें एक्स की सारी पावर्स को कंसिडर करना है अप टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब टर्म भी होगी, एक्स स्क्वायर टर्म भी होगी, फिर एक्स टर्म होगी और फिर एक कांस्टेंट टर्म होगी। इन द फिफ्थ वन वी हैव साइन 4x, और ये मैंने पिछली एक स्लाइड पे भी बताया था कि फॉर साइन एंड कॉज वी टेक a टाइम्स साइन 4x प्लस b टाइम्स कॉस 4x। यहाँ पे साइन 3x होता तो हम a टाइम्स साइन 3x लेते एंड b टाइम्स कॉस 3x लेते। सो वट एवर द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट इज इनसाइड द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, वही हमने yp के अंदर भी लेना है। कॉज के लिए भी सेम है एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि साइन और कॉज के लिए सेम क्यों है, बिकॉज जब हम yp को वापस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे एंड वी नो कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है एंड कॉज का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है। तो साइन गोज इनटू कॉज एंड कॉज गोज इनटू साइन, तो ये इंटरलिंक्ड हैं, इसीलिए व्हेन एवर वी हैव साइन और कॉज हम उसके लिए वाई की फॉर्म को सेम कंसिडर करेंगे। अगली एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, वी हैव e टू द पावर ऑफ 5x, तो इसके लिए वाई का एक्सप्रेशन होगा a टाइम्स e टू द पावर ऑफ 5x। प्लीज़ नोट कि जो पावर है 5x वो वाई के अंदर भी सेम रहेगी, सिर्फ बाहर एक कांस्टेंट आ जाएगा। मैंने पहले ये मेंशन किया था कि इन फंक्शंस के सम्स और प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, सो आगे वाली सारी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास सम्स और प्रोडक्ट्स हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव 3x प्लस 11 टाइम्स e टू द पावर ऑफ 5x, तो हमारे पास एक लिनियर पोलिनोमियल है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है विद एन एक्सपोनेंशियल, तो इसके लिए yp की फॉर्म होगी ax प्लस b टाइम्स e टू द पावर ऑफ 5x। तो जो लिनियर पोलिनोमियल है उसकी जगह पे हमने ax प्लस b लगा दिया और साथ जो एक्सपोनेंशियल है वो एज इट इज़ आ जाएगा। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद गेस कर सकते हैं। सो वी हैव एक्स स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर ऑफ 5x। एक्स स्क्वायर क्या है? इट्स अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की तमाम टर्म्स लिखेंगे, सो yp की फॉर्म होगी लाइक दिस। सो वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट्स द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जो एक्सपोनेंशियल है वो एज इट इज़ आ जाएगा e टू द पावर ऑफ 5x। इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ऑफ 3x जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 4x के साथ। तो जब भी साइन और कॉज आ जाए हमारे पास दोनों टर्म्स होंगी, साइन की टर्म भी होगी और कॉज की टर्म भी होगी, और e टू द पावर ऑफ 3x वो साथ एज इट इज़ लगा होगा विद अ कांस्टेंट अटैच टू इट। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, वी हैव a टाइम्स e टू द पावर ऑफ 3x साइन 4x प्लस b टाइम्स e टू द पावर ऑफ 3x cos 4x। तो साइन और कॉज दोनों आने चाहिए व्हेनेवर वी आर कंसिडरिंग आइदर ऑफ देम। In question number 11 we have a quadratic 5x square, that's a quadratic, and then we have sin 4x। तो sin 4x हमें ये कह रहा है कि we should have both sin and cos, और उसके साथ हमारे पास एक quadratic polynomial लगा होगा। So the form should be like this, we have ax square plus bx plus c sin 4x plus ex square plus fx plus g cos 4x। तो ये दोनों quadratic तो साथ लगे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि both of these quadratics should be the same। तो इस वजह से मैंने पहले क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिया है, एंड फॉर द सेकंड क्वाड्रेटिक मैंने efg लिया है। दीज कॉन्स्टेंट्स कैन बी डिफरेंट। इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव x टाइम्स e टू द पावर ऑफ 3x cos 4x, so it's a little difficult, so this one is a homework and you can let me know in the comments below, और मैं वहाँ पे ये कंफर्म कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। एनीवे, सो अब हम g of x को देख के कॉन्फिडेंटली yp की फॉर्म बता सकते हैं। सो लेट्स लुक एट अ कपल मोर एग्जांपल्स, और उससे हमारा ये टॉपिक काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दिस इक्वेशन y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम माइनस 3y इज इक्वल टू
ऑल ऑफ दिस, ये सारा जी ऑफ एक्स है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें वाई सी निकालना होगा एंड वाई सी इज़ दिस, और आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने वाई सी को डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो हम वाई पी पे काम करेंगे। सो हमें वाई पी की फॉर्म को गेस करना है और वो गेस डिपेंड करेगा कि जी ऑफ एक्स क्या है। सो वाई पी की फॉर्म ये होगी एंड लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सो इसके अंदर ये जो ए एक्स प्लस बी वाला पार्ट है ये 4x माइनस 5 की वजह से आ रहा है, क्योंकि 4x माइनस 5 इज़ अ लिनियर पोलिनोमियल, तो उसकी जगह पे हमने ax प्लस बी लिख दिया विच इज़ अ जनरल लिनियर पोलिनोमियल। और जो cx प्लस ई टाइम्स e टू द पावर ऑफ 2x आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। और ये आप लास्ट स्लाइड पे देख सकते हैं कि हाउ डज दिस वर्क। बॉटम राइट पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, सो आई हैव नॉट यूज्ड डी हियर, मैंने ए बी सी और ई यूज़ किए हैं। द रीज़न इज़ कि डी इज़ समटाइम्स यूज्ड एज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, सो तो वो सारे स्टूडेंट्स जिनको इस डिफरेंशियल ऑपरेटर का पता है ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए, बट इट डज़ नॉट मैटर कि आप कौन सा लेटर यूज़ करते हैं। सो इन दिस केस वी हैव ए बी सी एंड ई एज द अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स जो कि हम आगे निकालेंगे। अब हमें इस वाई पी को वापस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, और इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव्स लेने के लिए यहाँ पे हम पावर रूल भी यूज़ करेंगे फॉर ए एक्स, एंड वी विल ऑल्सो यूज़ प्रोडक्ट रूल, जो कि ये जो थर्ड वाली टर्म है सी एक्स प्लस ई टाइम्स ई टू द पावर ऑफ 2x, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई विल नॉट डू दी स्टेप्स, लेकिन मैं सारे के सारे स्टेप्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, एंड देन फॉर द सेकंड डेरिवेटिव वी हैव टू डू अ फ्यू स्टेप्स। सो वो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक कि इंडीड सेकंड डेरिवेटिव जो है वो यही आएगा। राइट, सो ऑल ऑफ दीज एक्सप्रेशंस ये वापस इक्वेशन में चले जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड द फंक्शन इटसेल्फ। तो इनको यहाँ पे हम प्लग इन कर देते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज इक्वेशन, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्रेजेंट इट इन अ कॉम्पैक्ट वे। तो यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर मैंने वो पार्ट्स लिखे हुए हैं जो कि मैंने सब्स्टिट्यूट किए हैं, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ जस्ट द इक्वेशन। और राइट हैंड साइड हमारे पास, बिकॉज आई वाज रनिंग आउट ऑफ स्पेस, तो मैंने नीचे वाली लाइन पे लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करना होगा, जस्ट लाइक इन द लास्ट एग्जाम्पल वी हैव टू एक्सपैंड ऑल द ब्रैकेट्स, और फिर सारी जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको कंबाइन करते हैं। तो जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। सो हियर आर ऑल द स्टेप्स। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को एक्सपैंड किया पहले सारे ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स खोलने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया, जो कंबाइन हो रही थी वो कंबाइन कर दी, एंड इन दी एंड हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि लास्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें। आई नो कि बहुत सारे स्टेप्स मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट ये सारी मैट्रिक लेवल की मैथ है, ये कोई मुश्किल मैथ नहीं है। एनीवे, सो लेट्स गो बैक, और यहाँ पे मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिख देता हूँ जो कि लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया है। और अब हम रेडी हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करने के लिए, और कंपेयर करके हम अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स निकाल लेंगे। सो द फर्स्ट थिंग आई सी इज़ द एक्स टर्म। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स टर्म में -3ax है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4x है, तो इसका मतलब -3a शुड बी इक्वल टू 4। देन वी हैव अ कांस्टेंट टर्म, सो -2a -3b इज अ कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास -5 है, तो इसका मतलब दीज टू शुड बी इक्वल। देन वी हैव अ टर्म जिसके अंदर x e टू द पावर ऑफ 2x है। लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव -3c x e पावर 2x, and on the right side we have 6x e to the power of 2x. That means -3c should be equal to 6. और हमारे पास राइट साइड पे ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसके अंदर सिर्फ e पावर 2x हो, तो इसका मतलब कि this whole coefficient 2c minus 3e should be equal to 0. This is a system of equations जो कि हम सॉल्व करेंगे to find all 4 undetermined coefficients. इक्वेशन नंबर 1 इज़ वेरी इजी, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -4/3, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें, एंड देन फ्रॉम हियर हमारे पास वैल्यू ऑफ b आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 इज़ ऑल्सो वेरी इजी, c की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड है, -2 आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में डाल देंगे, एंड फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ e। नाउ वी हैव ऑल 4 अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स, और हम वापस चलते हैं हमारे गेस पे जो कि हमने yp के लिए किया था, इट वाज दिस, और इसके अंदर हम चारों वैल्यूज़ प्लग इन कर देंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल yp, लेकिन ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। वंस अगेन द कंप्लीट सोल्यूशन इज़ yc प्लस yp, तो हम इसके अंदर yc को भी ऐड कर देंगे, एंड कंबाइंड विद yc दिस इज़ आवर होल सोल्यूशन। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं भी थक गया हूँ इसको रिकॉर्ड कर करके, लेकिन वी हैव टू डू वन मोर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन CSS के पास्ट पेपर से लिया गया है, एंड वी विल सी हाउ इजी आर दीज 10 मार्क्स फॉर अस।
So we have this equation y double prime minus y prime plus y is equal to 2 cos 3x. सबसे पहले हम yc निकालेंगे. Once again you can watch the last video and then we will guess yp according to this g of x. तो जो g of x है that is 2 times cos 3x. तो हमारा guess क्या होगा? It should be this. So मैंने बताया था कि जब भी sin या cos आ जाए we must have both of them sin and cos in our yp. So हमारे पास cos 3x था तो मैंने yp की जगह पे a टाइम्स cos 3x प्लस b टाइम्स sin 3x ले लिया. अब हमें इसको वापस इक्वेशन में पुट करना है. उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होंगे. सो फर्स्ट डेरिवेटिव वुड बी दिस. वी नो कि cos का डेरिवेटिव sin होता है और sin का डेरिवेटिव cos होता है. एंड सिंस वी हैव 3x इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ sin एंड cos, sin और cos के अंदर है तो इसका मतलब कि 3x का डेरिवेटिव हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे -3 और 3 भी आ रहे हैं. वी डू द सेम थिंग अगेन. सो अगेन साइन का डेरिवेटिव cos होगा एंड cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस 3x इनसाइड एक 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस वजह से वो जो 3 है वो 9 बन गया. तीनों के तीनों हम इक्वेशन में प्लग इन कर देते हैं और उसके बाद हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. सो हियर इज़ द लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो 2 cos 3x. इट्स वेरी सिंपल. तो मैंने आगे ब्लैक में लिख दिया. बट ऑल दिस ब्लू पार्ट इज़ जस्ट दीज 3 एक्सप्रेशंस जो कि मैंने वापस इक्वेशन में डाले हैं. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. सो फर्स्ट आई विल ओपन द ब्रैकेट्स. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया और अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर देंगे. व्हाट आई मीन बाय लाइक टर्म्स इज़ ऑल द कॉज टर्म्स वो अलहदा हो जाएंगी एंड ऑल द साइन टर्म्स वो अलहदा हो जाएंगी. सो मैंने कॉज को कॉमन ले लिया है और साइन को भी कॉमन ले लिया है. बट वी सी इज़ कि हमारे पास -8a -3b कॉज के साथ आ जाएगा और 3a -8b साइन के साथ आ जाएगा. एंड दिस शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड जो कि 2 cos 3x थी. नाउ वी कैन फाइंड दीज अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स. सो कंपैरिजन काफ़ी ईजी है क्योंकि राइट हैंड साइड पे वी ओनली हैव वन टर्म. सो सिर्फ cos वाली टर्म है. इसका मतलब कि जो -8a -3b है इट हैज़ टू बी इक्वल टू 2 जो कि cos का कोएफिशिएंट है. एंड सिंस साइन की टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो 3a -8b हैज़ टू बी इक्वल टू 0. एंड दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो कि आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एनी मेथड दैट यू लाइक. आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होंगे और इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. मैं वो मेथड्स करूँगा नहीं क्योंकि हम मैट्रिक में पढ़ते हैं ये चीज़ें. सो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी. नाउ दैट वी हैव द वैल्यूज़ ऑफ b वी कैन गो बैक टू आवर yp और यहाँ पे a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ प्लग इन कर दें और ये हमारे पास yp आ गया. एंड इन दी एंड लास्ट स्टेप इज़ टू कंबाइन yc एंड yp. तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है वो ये होगा. तो यहाँ पे मैंने yc और yp को कंबाइन कर दिया एंड दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट. नॉट गonna lie, दिस वाज अ वेरी हार्ड वीडियो टू मेक. काफ़ी लंबी भी हो गई है बट एनी वे दैट्स इट एंड आई विल लीव यू विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर जस्ट टेकन फ्रॉम आवर रैंडम बुक बट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ टेकन फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट एग्जाम. तो जो इस साल का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था एंड यू विल सी हाउ ईजी इट इज़. वन डिफरेंस जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के अंदर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है जिसके अंदर जो C1 और C2 जो भी अननोन कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं उनकी भी वैल्यू चाहिए होती है. सो वी हैव सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. y of 0 is given as 5 and y prime of 0 is given as 10. तो y of 0 का मतलब है कि जब आपका एंड में सोल्यूशन आ जाएगा तो आप उसके अंदर 0 प्लग इन करेंगे एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 5. उसका रिजल्ट 5 आना चाहिए और फिर आप उस सोल्यूशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके अंदर 0 प्लग इन करेंगे एंड दैट मस्ट रिजल्ट इन अ 10. और इससे आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेंगी जिनको आप यूज़ करके C1 और C2 जो कि एंड में कॉन्स्टेंट्स आते हैं दैट वुड बी अ पर्टिकुलर सोल्यूशन आउट ऑफ द होल फैमिली ऑफ सोल्यूशंस. तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पहले की थी. आई नो कि हायर ऑर्डर इक्वेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स नहीं की बट प्लीज़ डू ट्राई दिस. और अगर ये नहीं होता डू आस्क मी. मेरा ईमेल भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा एंड ऑल्सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट्स. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. एनीवे दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स का पार्ट 2 करना है. इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो एज कम्पेयर टू दिस. उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ करनी है एंड दैट इज़ डीलिंग विद अ सर्टेन प्रॉब्लम जो कि आ सकती है व्हेन सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट्स. सो एनीवे दैट्स इट एंड आई विल सी यू देयर.